आज हम बात करेंगे उत्पादन फलन के एक ऐसे तत्व की जो कि आगे के अध्ययन में काफ़ी सहायक हमारे लिए होगा। इसे कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या एक साधन का प्रतिफल, रिटर्न टू फैक्टर। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा इसे समझिए। ये जब आप उत्पादन फलन की बात करते हैं, उत्पादन फलन यानी उत्पत्ति के साधनों की सहायता से जब उत्पादन किया जाए, ए बी सी डी ई, ये 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये उत्पादन फलन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू फैक्टर या एक साधन का प्रतिफल, एक साधन का प्रतिफल। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो कहलाता है रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल या इसे हम कहते हैं पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल। अब ये 2 मुख्यतः उत्पादन फलन के तत्व हैं। अब इसमें से ये जो पैमाने का प्रतिफल है ये आगे हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके लिए हम अभी बहुत ज़्यादा न सोचें। जो मुख्य चर्चा हमें करनी है वो है एक साधन का प्रतिफल। अब थोड़ा सा उत्पादन इसको समझिए आप। जब आप उत्पादन करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो रहती है समय की। समय, जैसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र में हम 2 प्रकार के काल को मानते हैं, एक हो गया अल्पकाल, एक हो गया दीर्घकाल। अल्पकाल यानी ऐसे समय में जिसमें उत्पत्ति के साधनों का बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर पाना हमें संभव नहीं होता है, राइट। अब जो एक साधन का प्रतिफल है इसका संबंध होता है अल्पकाल से, समझिए। और पैमाने का जो प्रतिफल है इसका संबंध होता है दीर्घकाल से। ये है लॉन्ग रन और ये है शॉर्ट रन। जो मुख्य अंतर है समय तत्व का वो यही है। एक साधन का प्रतिफल अल्पकाल से संबंधित है और जब आप पैमाने के प्रतिफल की बात करते हैं तो वो दीर्घकाल से संबंधित है। अल्पकाल की जब आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन संभव नहीं होता। एक आध साधन आप परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने श्रम को परिवर्तित कर दिया या थोड़ी बहुत आपने पूंजी में परिवर्तन कर लिया, तो ये अल्पकाल में ये तो संभव होता है। लेकिन जब आप दीर्घकाल में बात करते हैं तो दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों को यानी मशीन से लेके संगठन तक सभी को आप परिवर्तित कर सकते हो। तो जब आप दीर्घकाल की हम बात करेंगे तो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा पैमाने का प्रतिफल। अभी हम फोकस कर रहे हैं उत्पत्ति के कुछ साधनों को अल्पकाल में परिवर्तित करने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी उत्पत्ति के अगर हम कोई साधन लेते हैं तो उत्पत्ति के कुछ साधन, ठीक, इसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं। इस परिवर्तन से, परिवर्तन का मतलब या तो वृद्धि या कमी, इस परिवर्तन का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। यही अध्ययन जो है वो कहलाता है एक साधन का प्रतिफल। ओके, अब इसको अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अन्य उत्पादन के साधनों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं
उन्हें स्थिर रखकर अगर किसी एक साधन में, जैसे उत्पत्ति के 5 साधन हैं, 5 में से 4 को हमने, ये अल्पकाल की मैं बात कर रहा हूँ, 5 में से 4 को हमने स्थिर मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल एक परिवर्तनशील है, मान लीजिए श्रम, और श्रम में हम वृद्धि कर रहे हैं, तो उसका जो असर होगा उत्पादन पर वही कहलाता है साधन का प्रतिफल। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं हम एक टेबल से। मान लीजिए परिवर्तनशील साधन है श्रम, ठीक, यानी श्रम में हम परिवर्तन कर रहे हैं और इस परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। तो कुल उत्पादन हम देखेंगे क्या है। कुल उत्पादन से हम निकाल सकते हैं औसत उत्पादन, और औसत उत्पादन से हम निकाल सकते हैं सीमांत उत्पादन। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी एक एक करके अब हम देखते हैं। मान लीजिए एक श्रमिक है, एक खेत में काम कर रहा है, केवल एक ही श्रमिक काम करता है और वो धान के खेत में काम करता है, और मान लीजिए वो कुल उत्पादन कर रहा है 10 क्विंटल, यानी 10 क्विंटल धान वो लगाता है साल भर में। अब हमने क्या किया, श्रम में परिवर्तन किया, बाकी सारे उत्पत्ति के साधन स्थिर हैं, केवल श्रम परिवर्तनशील है। अब एक से हमने 2 श्रमिक लगा दिया, 2 श्रमिक में उत्पादन बढ़ गया मान लीजिए 20 क्विंटल। फिर हमने क्या किया, श्रमिक बढ़ाया, तीसरा श्रमिक, उत्पादन हमारा 28 क्विंटल हुआ। फिर चौथा श्रमिक हमने बढ़ाया तो हमारा उत्पादन हो गया मान लीजिए 33 क्विंटल। फिर 5वां श्रमिक हम बढ़ाए तो फिर 33 क्विंटल हमको उत्पादन हो रहा है, और 6वां श्रमिक हम जब लेते हैं तो हमारा उत्पादन 30 क्विंटल हो जाता है। एक वेग एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। अब औसत उत्पादन ये है टीपी, टोटल प्रोडक्टिविटी, औसत उत्पादन एपी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एमपी। अब औसत उत्पादन यानी जितना उत्पादन हुआ उसमें आप श्रम का भाग दे दो, तो ये 10/1 यानी 10, 20/2 यानी 10, 28/3 यानी हो गया 9.3, 33/4 तो ये हो गया 8.3, 33/5 6.6 और 30/6 यानी औसत उत्पादन ये रहा आपका, ठीक। अब सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन क्या है, अगले उत्पादन जो है उस स्थिति का जो है आपका अंतर बताता है, जो कुल उत्पादन है इसका अंतर। तो पहले का यहाँ हो गया सीमांत उत्पादन 10, दूसरे का इन दोनों का अंतर 10, फिर 8, फिर 5, फिर 0 और यहाँ पर हो गया -3। अब अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो आपको सारा का सारा एक साधन का प्रतिफल समझ में आ जाता है। अब आप अगर देखते हैं कि अन्य उत्पत्ति के साधनों को स्थिर रखते हुए अन्य साधन जो हैं वो स्थिर हैं, कांस्टेंट हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी भूमि, पूंजी, साहस और संगठन, ये सब कांस्टेंट हैं। परिवर्तनशील क्या है, केवल एक साधन हम ले रहे हैं जिसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं, और परिवर्तन क्या कर रहे हैं, हम एक एक श्रम बढ़ाते जा रहे हैं। पहला श्रम हमने बढ़ाया, उत्पादन कुल मिला 10 क्विंटल, दूसरे श्रम बढ़ाया, उत्पादन 20। अब आप देखिए पहले श्रम में पहला श्रमिक जो था और दूसरे श्रमिक पर उत्पादन दुगुना हो गया, 10 दूनी 20, लेकिन जब हम 3 श्रमिक लगा देते हैं तो नियमानुसार तिगुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये कुल उत्पादन तिगुने से कम हो गया।
चौथे श्रमिक पर 4 गुना होना चाहिए और कम हो गया, यानी कुल उत्पादन कहीं ना कहीं पहले बढ़ रहा है, फिर ये स्थिर हो जाता है और फिर कम होने लगता है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए जब किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो औसत उत्पादन कम होने लगता है। या सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, फिर कम होता है और फिर ऋणात्मक में चले जाता है। तो यहाँ ये पहली अवस्था है बराबर या बढ़ते हुए, ये दूसरी अवस्था है कम हो रहा है, और ये तीसरी अवस्था है जहाँ ये माइनस में हो रहा है। इसी को हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। अगर इसे आप डायग्राम से बना के देखें तो ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आपका कुछ इस प्रकार होगा। डायग्राम ये इधर हमने लिया टोटल प्रोडक्टिविटी, कुल उत्पादन, और इधर हमने लिया परिवर्तनशील साधन यानी श्रम। श्रम की इकाई ली 1 2 3 4 5 6, कुल उत्पादन लिया 5 10 15 20 25 30, मान लीजिए 5 10 15 20 25 30। पहले में उत्पादन 10, ये 1 2 3 4 5 6 श्रमिक। दूसरे श्रमिक में उत्पादन हो गया 20। तीसरे श्रमिक जब हमने लगाया उत्पादन हो गया 28। चौथा श्रमिक जब हमने लगाया उत्पादन हो गया 33। पांचवा श्रमिक हमने लगाया उत्पादन हो गया सेम 33, और छठवां श्रमिक लगाया तो उत्पादन हमारा नीचे गिर रहा है। यानी अगर आप इस वक्र को देखें तो ये आपका कुल उत्पादकता वक्र इस प्रकार बनता है। उत्पादकता वक्र मैंने कुछ नहीं किया, ये जो कुल उत्पादकता है इसी को मैंने यहाँ पे बना दिया। 3 4 5 6, ये कुल उत्पादकता वक्र है TP। अब इसमें अगर आप, अब मैं थोड़ा दूसरे कलर से बनाता हूँ, औसत उत्पादकता वक्र ये मैं बना रहा हूँ, हरे से बनाऊंगा इसको। ओके, पहले श्रमिक में औसत उत्पादन है 10, ठीक। दूसरे श्रमिक में भी हो गया 10। तीसरे श्रमिक में ये हो गया 9.3। चौथे श्रमिक में 8.3। पांचवें श्रमिक में 6.3। छठवें श्रमिक में 5। यानी जो औसत उत्पादकता वक्र है वो इस प्रकार से आ रहा है। ये है औसत उत्पादकता वक्र, ये हरा वाला औसत उत्पादकता वक्र। अब थोड़ा सा हम सीमांत उत्पादकता वक्र भी कर लें। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ये देख लें। ये औसत उत्पादकता वक्र है हरे में। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज से हम बताएंगे सीमांत उत्पादकता वक्र कैसा रहेगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, पहले श्रमिक में ये है 10। अब अगर आप देखेंगे ये पहला श्रमिक 10, दूसरे श्रमिक पर सीमांत उत्पादकता है 10, तीसरे श्रमिक पर सीमांत उत्पादकता आ जाती है 8 पर, चौथे श्रमिक पर यह आ जाती है 5 पर,
5वें श्रमिक पर ये सीधे 0 पर आ गई और 6वें श्रमिक पर ये आ जाती -3। यानी आपका ये इस प्रकार आ रही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यह है आपकी सीमांत उत्पादकता। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जिस बिंदु पर सीमांत उत्पादकता 0 होगी उस बिंदु पर कुल उत्पादकता सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप देखिए सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, इस बिंदु पर कुल उत्पादकता 33 है जो कि सर्वाधिक है। यही आपका जो नियम है इसे सामान्यतया हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यानी अगर उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए और एक साधन में परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन पहले बढ़ता है, फिर स्थिर होता है और फिर नीचे गिरते जाता है। तो ये जो हमने देखा ये अल्पकाल में हमने देखा, और आगे हम अध्ययन करेंगे दीर्घ काल में, जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों का परिवर्तन करना संभव होता है और उसे हम कहते हैं पैमाने का प्रतिफल।